म्यूज़िक में जब इंटरेस्ट हो गया तो सब, और एस्पेक्ट मैकी की वजह से भी मैं बोलूँगी कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि सब ग्रेट जितने भी दिग्गज आर्टिस्ट थे सबको सुनने को मिला। मेरी ग्रोथ में सारा जो मेरी म्यूज़िकल इवॉल्व, जो भी लिटिल बिट मैंने सीखा नहीं है म्यूज़िक, लेकिन जो भी मेरे को म्यूज़िक की समझ आई वो उसका सारा श्रेय मैं स्पिक मकी को दूंगी कि स्पिक मकी की वजह से मुझे इतने बड़े बड़े दिग्गज, जब भी पंडित साजन मिश्रा के साथ बैठ के उनकी बातें सुनना, गिरजा देवी जी की बातें सुनना, पंडित किशन महाराज जी के साथ बैठना, बाला मुरली जी के साथ बैठना, मतलब सारे अक्रॉस द बोर्ड इंडियन, हिंदुस्तानी, कर्नाटक, तो मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मुझे ना ही इनको सुनने को मिला पर उनके साथ बैठ कर सीखने को बहुत मिला। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स की इस पॉडकास्ट में। आप शुरू से अगर शुरू करें तो व्हेन डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक? पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक IICS and Salim Saab for inviting Spick McKay. I'm here today in as a representative of Spick McKay. और मेरा interest in classical music, when I think back, actually started in my childhood. Okay. My father was very keen listener and we would wake up every morning to Hanuman Chalisa sung by Pandit Jasraj or Gurbani sung by some of the great ragis from Punjab. Yeah. And in the evening, my father used to listen to Begum Akhtar. Okay. And Munni Bai from, Pakistan. Yeah. So thoda kahin tab ho gaya. और फिर एक बार, एंड वी यूज्ड टू बी टेकन फॉर ऑल म्यूज़िक एंड डांस प्रोग्राम्स इन दिल्ली जो भी होते थे, एंड माय फादर वाज वेरी वेरी गुड विद दैट। कोई कृष्ण लीला, राम लीला एंड वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हर जो भी होता था दिल्ली में हमें लेके जाते थे। और उनमें से एक प्रोग्राम था किशोरी ताई का। किशोरी अमोनकर जी वाज सिंगिंग इन कमानी ऑडिटोरियम एंड आई थिंक आई वाज 15 years old. और that is the time somehow her singing just got, मुझे वो हो गया उसी में। और उसके बाद फिर मैंने कोई किशोरी ताई का कॉन्सर्ट दिल्ली में मिस नहीं किया। whenever she used to come to Delhi I used to go। और मुझे अभी भी याद है, एक बारी मेरे साथ कोई जाने को भी नहीं था तो मेरे फादर मुझे ड्राइव करके छोड़ के आए, फिर वापस आके लेने के लिए आए, so that's how I got जिसको कहते हैं वो smitten by Indian classical music, so I have to give the credit to her. And then along the way, जैसे हम कॉलेज में थे तो स्पिक मके का होता था प्रोग्राम, शुभा जी गाती थी, तो धीरे धीरे फिर और हो गए। और लेकिन I would give the credit of my having little bit of hearing for music to Kishori Amonkar ji. She was my really, first. किशोरी जी ऑफ कोर्स हैज बीन अ लेजेंड एंड उसके बाद भी मतलब वोकल के अलावा भी आपका इंस्ट्रूमेंटल में कोई इंटरेस्ट? बिल्कुल इंटरेस्ट, म्यूज़िक में जब इंटरेस्ट हो गया तो सब, और स्पिक मकी की वजह से भी मैं बोलूँगी कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि सब ग्रेट जितने भी दिग्गज आर्टिस्ट थे सबको सुनने को मिला मुझे। मतलब अली अकबर खान साहब को सुनने को मिला, विलायत खान साहब को सुनने को मिला, आप देखिए पंडित रविशंकर को सुनने को मिला। अनफॉर्चुनेटली मोइनुद्दीन डागर साहब को लाइव सुनने को नहीं मिला, बट उनको अब उनकी आगे जनरेशन्स को सुनने को मिला। संतूर में पंडित शिव कुमार शर्मा जी को सुनने को मिला, और सुनने को मिला उसके अलावा असद अली खान साहब के जो खांडरवानी स्टाइल में जो रुद्रवीणा बजाते थे, उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया। अच्छा। मैं जा के उनके पास बैठती थी और हम घंटों घंटे वो बात करते थे, और म्यूज़िक की बात करते थे, खाने की बात करते थे। और फ़हीमुद्दीन डागर साहब, उनके तो मैं, जब मेरी बेटी छोटी सी थी उनको स्कूल छोड़ के मैं वहीं से, डागर साहब जब उठते थे, थोड़ा लेट उठते थे, उनके वहाँ पहुँच जाती थी और 5-5, 6-6 घंटे बैठती थी, उनकी बातें सुनती थी। जब उनके वहाँ पे और आके बैठते थे उनके स्टूडेंट्स, तो मैं सुनती थी कि वो क्या बात करते हैं उनसे, तो वो धीरे धीरे अंदर जाता रहा, ट्रांसमिशन होता रहा। और जब जितने भी बड़े दिग्गज आते थे, जैसे किशोरी जी आती थी हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम म्यूज़िक इन द पार्क में, 2005 से उन्होंने
2000 जब तक वो रहे, उनका लास्ट दिल्ली में कॉन्सर्ट भी म्यूज़िक इन द पार्क में था, तो उन्होंने 7 बारी वहाँ गाया। तो वो 7 बारी जब वो आती थी, वो 5 दिन के लिए आती थी, तो मैं उनके साथ जितना समय हो सकता है मैं उनके साथ बैठ के बताती थी। मुझे उनकी, फिर वो मुझे बैठ के समझाती थी, वो सहीला रे का मीनिंग बताती थी उनकी कॉम्पोजिशन का, कि क्या मतलब है, क्या उसका लिटरली मीनिंग है और क्या उसका मीनिंग वेयर इट कैन गो, इंस्पिरेशनल मीनिंग उसका क्या है। तो मेरी ग्रोथ में सारा जो मेरी म्यूज़िकल इवॉल्व, जो भी लिटिल बिट मैंने सीखा नहीं है म्यूज़िक, लेकिन जो भी मेरे को म्यूज़िक की समझ आई, वो उसका सारा श्रेय मैं स्पिक मके को दूंगी। कि स्पिक मके की वजह से मुझे इतने बड़े बड़े दिग्गज, अभी पंडित साजन मिश्रा के साथ बैठ के उनकी बातें सुनना, गिरजा देवी जी की बातें सुनना, पंडित किशन महाराज जी के साथ बैठना, बाला मुरली जी के साथ बैठना, मतलब सारे अक्रॉस द बोर्ड, इंडियन, हिंदुस्तानी, कर्नाटिक। तो मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मुझे ना ही इनको सुनने को मिला, पर उनके साथ बैठ कर सीखने को बहुत मिला, बहुत मिला। उनके साथ जो उनके साथ बैठ के डॉक्टर किरण सेठ को जब मैं सुनती हूँ, उनकी बातें जो हैं कि वो आपकी लाइफ मोल्ड कर देती हैं। किरण, डॉक्टर सेठ, आई कॉल हिम द पाइट पाइपर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, जो उनकी बात एक बारी सुन लेते हैं और फिर वो उनको पीछे पीछे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, और ये बच्चे तो अभी और भी यंग हैं, जो हमारी स्पिक मके की जो एक्चुअली हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो बैकबोन है, वो ये सब यंग युवा पीढ़ी के लोग हैं। लेकिन जो डॉक्टर किरण सेठ की बहुत सारी खूबियाँ, लेकिन सबसे बड़ी खूबी है कि वो जब जो बात बोलते हैं, जिस तरह बोलते हैं, तो ऐसे लगता है कि बस अब हमको इसी को फॉलो करना। वो एकदम आपकी सोच को वो मोड़ दे देते हैं, और फिर उस सोच को फिर वो उसको रीइंफोर्स करते रहते हैं। ये नहीं कि एक मोड़ दे दिया तो बस अगली बार। वो आज देखिए, मुझे ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स होने वाले, आज भी डॉक्टर सेठ वही बात करते हैं जो तब करते थे, और तो वो रीइंफोर्स भी करते हैं कि वो बातें दोबारा दोबारा। तो हाँ, पर अब 30 साल का जो आपका दौर है, उसमें क्या फ़र्क पाती हैं आप आज क्लासिकल म्यूज़िक के म्यूजिशियंस में और ऑडियंस में? बिकॉज काफ़ी चीज़ें बदली हैं, तो आपका क्या रवैया रहता है अब देखती हैं? 30 साल अभी हुए नहीं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन सुनने का तो उससे भी बड़ा दौर रहा है। हाँ, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, टाइम बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। जब मैंने स्पिक मके ज्वाइन किया था, तो हमारे बहुत कम स्पिक मके के प्रोग्राम होते थे, और हम बहुत उसके लिए मेहनत करते थे, जा के स्कूलों में जा के बोलना कि आप प्लीज़ कर लें। धीरे धीरे ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई स्पिक मके की। चैप्टर्स तो बहुत सारे इंडिया में हमारे खुलते रहे। जो लोग इंडिया से पढ़ के हिंदुस्तानी बाहर जाते थे, तो बाहर भी खुल गए। धीरे धीरे हमारे नंबर बढ़ते गए, हमारे स्पिक मके के कॉन्सर्ट्स बढ़ते गए, हमारी अवेयरनेस बढ़ती गई स्पिक मके के काम की। और सबसे बड़ी बात कि आज जिस जगह पे हम हैं, अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास आते हैं कि आप काम कराएं। पहले हम जाया करते थे, जाते अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आते हैं। और कितने सारे कॉलेजेस के जो ब्रोशर्स होते हैं, उसमें लिखा जाता है कि यहाँ पे स्पिक मके का हेरिटेज क्लब है, एज अ अट्रैक्शन फॉर द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। स्कूल्स के मैनेजमेंट बहुत हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो वो बहुत लंबा एक हमारा सफ़र रहा है, धीरे धीरे ऑर्गेनिकली, लेकिन हमारी बहुत सुंदर एवोल्यूशन हुई है, बहुत सुंदर। अब हम 50 साल के होने वाले अगले साल, तो वो बहुत मुश्किल रही है, अप द हिल की जर्नी रही है, लेकिन एक बहुत उसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है, और वो बहुत अच्छी है। जहाँ तक म्यूजिशियंस का सवाल है, म्यूजिशियंस में देखिए, कभी कोई ऐसा जो प्योरिस्ट हैं, उनमें कोई चेंज मैंने नहीं देखा। जैसे पहले म्यूजिशियन से जो जाते हैं ऊपर के, फिर अगला जो रन आते हैं, वो भी उसी तरह प्योरिटी में अपनी म्यूज़िक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और जो स्पिक मके के लिए जो हमारी चेष्टा रहती है कि हम सिर्फ ऐसे ही म्यूजिशियंस को बच्चों के पास लेके जाएं जो ऑनेस्टी से अपनी कला का प्रदर्शन करें, वो तब भी था
बड़े बड़े लोगों में था, तब किशोरी ताई में था, विलायत खान साहब में था, अब पंडित राजन साजन मिश्रा में है, अश्विनी भिड़े, उल्लास जी, अश्विनी जी, शाहिद परवेज हैं, तो वो आते जा रहे हैं। और अब और यंगर जनरेशन में और आ रहे हैं, जैसे अब हमको होप करते हैं कि सुरांश यहाँ भी वो अपनी लेगेसी को फॉरवर्ड करेंगे, जैसे और हैं ओंकार दादरकर हैं, जय तीरथ में वुंडी है, यंग लोगों में मुराद हैं, जो मैं देखती हूँ इन सबको, तबला वादक हैं, सब अपनी धरोहर को बहुत संभाल के रखे हैं। मेरे हिसाब से ये है, करते हैं, दूसरा काम भी करते हैं कि देखिए अब लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, तो थोड़ा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी बढ़ जाता है, तो वो लोग करते हैं, लेकिन सब वापस आते हैं मुड़ के अपनी बेस पे, जो क्लासिकल म्यूजिक। आप देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा और हरि जी ने भी बॉलीवुड में कितना काम किया, वो हो गया तो उसके बाद वापस आ गए। अब मतलब बिल्कुल और अभी तो एक मैं नया सुन रही हूँ कि एक वो अरिजीत हैं जो वो छोड़ छुड़ा के अपने क्लासिकल म्यूजिक में वापस आ गए। हाँ, तो आप तो मेरे हिसाब से कि जो फाउंडेशन होती है ना, ये आपको वापस ले ही आती है। तो है, बिकॉज ये मेरा ख्याल है अकेली ऐसी नॉलेज है जो ओरल ट्रेडिशन में हमारे साथ इतने सालों तक रही है, और उसको इम्बाइब करने का भी तरीका भी है। तो स्पीक में के का तो एक पहलू हुआ, उसके अलावा जो आपने और दूसरे काम किए, आपने इंद्रधनुष सीरीज़ चलाई, आपने राष्ट्रपति भवन में कॉन्सर्ट्स क्यूरेट किए, म्यूज़िक इन द पार्क का जो आइडिया है उसके पीछे क्या सोचती है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जो आपने नाम लिए ये सब स्पीक की कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के अंडर है। हमारी मेन एक्टिविटी, जो हमारा कोर एक्टिविटी है, वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में है। ये सब चीज़ें जो हमको क्योंकि स्पीक की गुडविल भी अब बहुत हो गई है, बहुत लोग जानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जो हम काम कर रहे हैं, चाहे हमें उसके लिए फाइनेंसेस लेने के लिए हर बार ही जाना हो, लेकिन हमारी स्पीक की गुडविल अभी बहुत है। तो म्यूज़िक इन द पार्क पहले नेहरू पार्क में हुआ करता था, एक मिस्टर सुरेंद्र माथुर और एनडीएमसी के वो किया करते थे। लास्ट कॉन्सर्ट हम में से सब ने सुना होगा, पंडित भीमसेन जोशी का था सुबह, और खूब बारिश हुई, वो गाते रहे और लोग बैठे रहे। तो दैट वाज द लास्ट कॉन्सर्ट ऑफ मॉर्निंग रागास इन नेहरू पार्क। तो वो 2002 की बात थी। उसके बाद एक गैप आ गया। तो एक हमारे स्पीक के बहुत बड़े पिलर थे, बहुत उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी स्पीक के। उनका नाम था अंशुमन पांडे। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम टू कोविड। तो ये उनका सोच था कि हम म्यूज़िक इन द पार्क, वो थोड़ा और आगे ले जाना चाहते थे। वो चाह रहे थे स्पीक में की सारी एक्टिविटी हम ओपन पब्लिक में करें, हम म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक करें, फोक म्यूज़िक करें, मेडिटेशन करें, सब। तो उन्होंने एक प्रपोज़ल बनाई। वो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कोई हमको फाइनेंशियल पार्टनर्स नहीं मिले। तो मैंने उनको बोला कि आप इतना बड़ा मत करें, आप खाली क्लासिकल म्यूज़िक ही करें। और कुछ ऐसा सहयोग हुआ कि स्टार टीवी वालों से मेरी थोड़ी जान पहचान थी, और वो हम उनके पास गए, तो उन्होंने 1 मिनट से हमको बोला कि आप करिए और हम आपकी मदद करेंगे। वो उस टाइम थोड़ा सा अपने चैनल का इमेज चेंज चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कुछ मीनिंगफुल वर्क भी उनके काम में आए। तो उन्होंने सबसे पहले 2004 में हमारे साथ, जिसको कहते हैं ना, बिस्मिल्लाह किया, बिस्मिल्लाह खान साहब के कॉन्सर्ट से 9 सितंबर 2004। और उसके बाद एज द रेस्ट दिस इज़ हिस्ट्री। हमको ऑडियंस इतने प्यारे अभी तक लोग आते हैं, जो हमारे को जितने बड़े दिग्गज आर्टिस्ट थे, कोई जितने भी दिग्गज आर्टिस्ट थे, सब ने वहाँ आके कंट्रीब्यूट किया कि म्यूज़िक इन द पार्क को इतना बड़ा बना दिया। और उसके चलते जो बाहर स्टेट से लोग आते थे, जैसे राजस्थान के रेजिडेंट कमिश्नर आए एक बारी म्यूज़िक इन द पार्क में, और अगली सुबह ही हमें कॉल आ गया कि राजस्थान की चीफ मिनिस्टर श्रीमती वसुंधरा राजे थी, उन्होंने बुलाया कि आप आइए, हमसे बात करिए, हम राजस्थान में करना चाहते हैं। तो हमने जयपुर में शुरू किया। वो तो चाह रहे थे कि हम सारे राजस्थान में करें, बट स्पीक में भी हमारे वॉलंटियर्स फ्लोटिंग पॉपुलेशन होते, कभी होता कभी नहीं। फिर उसके बाद हमने थोड़ा भुवनेश्वर में किया, अभी चेन्नई में करते हैं हम, और कोशिश कर रहे हैं कि आपके मुंबई में भी शुरू करें, वहाँ पे करें। और जहाँ तक राष्ट्रपति भवन का इंद्रधनुष सीरीज़ की बात है, पंडित डॉक्टर प्रणब मुखर्जी was again a great statesman. He had a very good team along with him.
ही वांटेड टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स इन राष्ट्रपति भवन। वो चाह रहे थे कि राष्ट्रपति भवन एक सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं रह जाए, यू नो, थोड़ा लोग वहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी ब्यूटीफुल टैंजिबल है हमारी मॉन्यूमेंट, हमारी हेरिटेज, तो उसके लिए तो उन्होंने शुरू किया अगस्त 2014 में, और हमको बुलाया गया कि आप आके हर महीने एक प्रोग्राम करें वहाँ। और हमने हर महीने प्रोग्राम पर हमने जो उनको प्रपोजल दी, हमने कहा क्योंकि इतने बड़े ऑफिस, द बिगेस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री से आ रहा है, तो हमने उनको बोला कि आप जो डाइंग आर्ट फॉर्म्स हैं उनको आप प्रिजर्व करने में हमारी मदद करें। तो उन्होंने 1 मिनट में उसको एक्सेप्ट किया। तो हम जितनी भी रेयर और डाइंग आर्ट फॉर्म्स थी क्लासिकल म्यूज़िक की, जैसे रुद्रवीणा हो गया और कुडियट्टम हो गया, और हम कुछ फोक आर्ट फॉर्म्स भी ऐसे हमारे उट्टन थुल्लल वगैरह, जो हमारे देश में इतनी वाइब्रेंट फोक आर्ट फॉर्म्स एंड मेनी ऑफ देम आल्सो बॉर्डर ऑन क्लासिकल म्यूज़िक, तो हम उनको लेके आए और पूरे उनके 5 साल के टेन्योर में हम हर महीने एक प्रोग्राम करते थे। और मैं एक शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ बात कि मैं वहाँ डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बैठते थे, तो उनका फेस इतना स्ट्रेट होता था कि आपको समझ में नहीं आता था वो एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। तो एक बारी मैं 1 मंथ में नहीं थी वहाँ कराने के लिए, ट्रैवल कर रही थी, तो उनके ऑफिस से उन्होंने एक और किसी बड़े म्यूज़िशियन को बुलाया जो क्लासिकल म्यूज़िक नहीं, उन्होंने रविंद्र संगीत गाया, उन्होंने कुछ भजन गाए, कुछ बॉलीवुड के गीत गाए। तो अगली सुबह फिर जब मैं वापस आई तो मैंने पूछा, बोले अगली सुबह जब उनके टीम ने उनसे पूछा कि सर आपको कैसा लगा प्रोग्राम, तो उन्होंने बोला कि रश्मि ने इतना बिगाड़ दिया है कि अब क्लासिकल म्यूज़िक के बिना कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मुझे लगा कि दैट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम सच अ ग्रेट स्टेट्समैन। सो वो हम करते रहे, और फिर उसी के चलते वो किताबें भी हमने निकाली, उसमें हमने लिखा दिया। और अभी भी हम एक्चुअली कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत हमने बहुत काम किया। हमने डिस्टर्ब्ड एरिया में, हमने गुजरात में कॉन्सर्ट किए, हमने कश्मीर में किए। कश्मीर में तो हम फ़हीमुद्दीन डागर साहब वगैरह सबको लेके गए और कॉन्वे में लेके गए, और यू नो वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। और अभी भी हमारी यही कोशिश रहती है कि थोड़ा किसी तरह वी कैन मेक अ डिफरेंस इन द डिस्टर्ब्ड टाइम्स, एंड यू नो हम तिहाड़ जेल में भी हमने किए। तो स्पिकमके इज़ ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस विद आर क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर हेरिटेज। बच्चों के पास इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि ये तो इनकी इनहेरिटेंस है, इनको इतने हज़ारों साल की है, उनको पता होना चाहिए कि क्या कितनी बड़ी उनकी यू नो। मुझे ये जानने का, मैं शुरू से पहले सवाल से ये बात पूछना चाह रहा था और बीच में कहानी आगे बढ़ गई। आपने खुद भी संगीत सीखा? नहीं, मैंने नहीं सीखा। और मैं कहूँगी कि हम स्पिकमके में कोशिश करते हैं कि तानसेन की जगह कानसेन भी बन जाए तो उतना भी काफ़ी है। यही मेरा मकसद है जानने का, क्योंकि जितने नाम और राग रागनियों के बारे में, विषयों के बारे में और जॉनरा के बारे में आपको पता है, तो मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को बताएं कि एक ये जर्नी भी है जिसकी वजह से आपने पूरा डायरेक्टरी अपने आप में एक संभाल के रखा है, क्योंकि आपने अभी ऐसे अनडाइंग फॉर्म्स के नाम लिए जिनको मैं भी नहीं जानता। बीइंग फ्रॉम अ क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड, मुझे भी नहीं पता था। साउथ तो में बहुत है, मतलब क्या ये जर्नी ज़रूरी है? किस तरीके से आपने इस चीज़ को अडैप्ट किया? सो मैं कहूँगी इन माई केस ये नेचुरली हो गई, ऑर्गेनिकली हो गई, क्योंकि अब इतने साल हो गए हैं और खूब म्यूज़िक सुना। सुरांश हर कॉन्सर्ट में बैठ के सुना, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स परफॉर्मेंसेस देखे, और बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट को देखा, गुरु कलामंडलम गोपी जी को देखा, उनके जो भाव होते थे। और मैं बैठी थी ऑडियंस में, जैसे ये लोग बैठे, तो मुझे लगा वो सिर्फ मेरे को ही भाव दिखा रहे थे। मैं बहुत कॉन्शियस हो गई। तो उनके एक एक भाव, उन्होंने कभी मुझे गुस्से से देखा, सारे भाव उन्होंने देख के दिखाए। और जब बैठ के जब आप सुनना शुरू करते हैं तो शुरू में तो समझ ही नहीं आती, पहले लगता है कि क्या है, धीरे धीरे समझ आने लगती है। फिर मुझे याद है आज से काफ़ी साल पहले उल्लास जी को सुन रहे थे, तो मैं साथ में बैठी थी, तो एक तराना था, मैंने कहा तराना तो नॉर्मली थोड़ा फास्ट पेस होता है ये, तो मैंने डॉक्टर सेठ को बोला ये तराना, बोले अच्छा। हम दोनों बात कर रहे थे कि, तो फिर बाद में मैंने उल्लास जी को पूछा, बोले हाँ ये यमन में तराना था, बहुत कम गाया जाता है। तो वो धीरे धीरे आप देखिए, अगर आप एक पत्थर पे बूंद बूंद डाल दे जाएंगे तो नॉलेज इज़ लाइक दैट, धीरे धीरे। बट देन हैविंग सेड दैट आई विल से नो अमाउंट ऑफ नॉलेज इज़ ना, मुझे तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैंने सीखा नहीं है, मुझे ग्रामर नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि थोड़ा अच्छा म्यूज़िक सुनने में और
नॉट वेरी गुड म्यूजिक सुनने में। यंग जनरेशन ऑफ क्लासिकल, मैं आपके सामने अगर बैठ के गाऊंगा तो मुझे मैं सोच के गाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ मैंने जो इतने बड़े बड़े दिग्गज के साथ जो मैं बैठी ना, जैसे असद अली खान साहब के साथ बैठते थे हम, उनके पास ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बिकॉज खांडरवाली स्टाइल ऑफ प्लेइंग वीणा, यू सिट इन ब्रज आसन and you hold the veena and you play it. The whole process physically is very tiring. फिर बजाना भी, फिर in any case our classical art forms are discipline of body and mind, Yes. which is very strict body and mind, and that is what causes the impact, the effect. जैसे आप देखिए इतने बड़े, वो मैं उसके बारे में मैं बात करेंगे कैसे इसका इम्पैक्ट लाइफ्स पे होता है, लेकिन मेरे केस में शायद इतना मैंने सुना, धीरे धीरे वो आ गया, इसीलिए हम बोलते हैं हम लोग बहुत, जब हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं हम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आपने डॉक्टर सेठ को देखा होगा, वो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई फ़ोन नहीं। अभी हमारी जो कन्वेंशंस होती हैं पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल उसको बंद कर देते हैं। हमारे इंटेंसिव्स होते हैं विच इज़ वेरी क्लोज निट। वर्कशॉप्स तो कहना बहुत हल्का वर्ड होगा, इंटेंसिव इज स्टिल द राइट वर्ड। उसमें आप एक बड़े दिग्गज आर्टिस्ट के साथ रोज़ 2 घंटे बिताते हैं, जिसमें आप आर्ट फॉर्म के बारे में सीखते हैं, जैसे गुरुकुल छोटा सा हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूँगी कि स्पिकमे के मेरा गुरुकुल है, जहाँ पे मैंने बहुत मुझे not only music, in fact I would say कि it's like a school of etiquettes also। आप तमीज़ के Concert, वो देखिए वही बात है कि तहजीब जो कल्चर है वो कल्चर से कैसे जुड़ती है। कल्चर तभी बनता है जब उसके साथ कोई एक तहजीब जुड़े, कोई एक तरीका जुड़े। तो उठना बैठना, बैठक में कैसे बैठा जाता है, सुनने का भी अपना एक अंदाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ म्यूजिक, अब हम उसकी अगर बात करें तो क्लासिकल के अलावा फोक के ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो आपको लगता है स्पिकमे के दायरे में आप लोगों ने इस्तेमाल किए, और कहीं ना कहीं उनका कनेक्ट जाहिर है फोक का ही ऑर्गेनाइज्ड रूप अगर कहें तो क्लासिकल हो जाता है। बिल्कुल। तो हाउ डू यू रिलेट टू दैट? फोक के कितना एक्सपोजर आर्ट फॉर्म्स को उनके कॉन्टेक्स्ट से हटा के एक प्लेटफॉर्म पे लाके परफॉर्मिंग आर्ट बना दिया, जो कि टेम्पल से जुड़ा हुआ था, घर के रिचुअल से जुड़ा हुआ था। तो उस केस में उसकी अवेयरनेस कितनी आती है? बिकॉज जब हम देखते हैं तय्यम को या कुडियट्टम का देखते थे, या तो किसी न किसी रिचुअल से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल।